हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो लेक्चर में मैंने आपको 115 पेज पे जो पूरा दिया हुआ है, एवरी क्वेश्चन ऑल थियोरी एक्सप्लेन्ड, एंड 116 भी पूरा कर लिया हमने, प्लस 117 पे यहां तक हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसके आगे जाएंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 9th के मैथ्स के लेक्चर्स चाहिए, 9th का अलजेब्रा ज्योमेट्री पूरा अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैंने टेस्ट्स भी अपलोड किए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। एवरी सिंगल क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। ओके, चलो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर 2 से। तो आते हैं पेज 117 पे। इसमें पहले ही पूछा गया है, यूज योर ब्रेन पावर में, व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड। इमेज कैसे फॉर्म होती है, प्लेन मिरर जो आपके घर पे मिरर है उसमें जब आप देखते हैं तो इमेज कैसी फॉर्म होती है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज। नेचर मतलब उसका स्वभाव कैसा है वो नहीं बोल रहे, नेचर मतलब वो इमेज कैसे टाइप की होती है। जैसे जैसे हम ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको नेचर का ज्यादा पता चलेगा। एंड ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे, ये जब थियरी सॉल्व कर रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट जब प्रूव कर रहे हैं तो प्लेन मिरर पे ही प्रूव कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। टेंशन मत लो, आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और डायग्राम बनाऊंगा ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट यहां पे डायग्राम फ्री में आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, तो हम लोग उधर से वो कर लेंगे। ट्राई दिस, प्लेस टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। देखो, एक मिरर ऐसा रखा और एक मिरर ऐसा रखा, बुक जैसे खोल के रख देते हैं ना फ्लोर पे, वैसे। प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, बॉल, ठीक है, बैट, ये लोग ने इंक्लाइन प्लेन टाइप रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास है। इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन बोथ मिरर्स, हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी। इसमें भी आपको दिखेगा, इसमें भी आपको दिखेगा, पर टोटल आपको क्या खाली दो इमेज दिखेगी, दो मिरर है इसलिए नहीं। इसमें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा भी, बट एक्चुअल में मुझे नहीं लगता आपको दो मिरर मिलने भी वाले हैं, अनलेस आपकी स्कूल के लैब में ये हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको ऐसे दो मिरर मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया गया है। ये जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे ना, इसके बीच में देखो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का आंसर क्या आएगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा ना, ये आईना आप नजदीक लाएंगे या दूर लाएंगे, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस चेंज होती रहेगी। Now change the angle between the mirrors as given in the following table and count the number of images each time. How is this number related to the measure of the angle? क्या रिश्ता है नंबर ऑफ इमेजेस का और जो एंगल है इन दोनों मिरर्स के बीच का? डिस्कस दिस रिलेशनशिप। तो ये रिश्ता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि n इक्वल टू 360 डिग्रीज अपॉन a माइनस 1। ये a क्या है? a इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स, और जो n हमको मिलेगा ना, n एक नंबर मिलेगा जो बताएगा कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 120 डिग्री का, कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? नंबर ऑफ इमेजेस, n का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूले में हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंगल दिया हुआ है, हमने एंगल 120 डिग्री अगर लिया तो इधर 120 आएगा, इसको कट करो, जीरो के साथ जीरो कट, 12 वन जार 12 थ्री जार, क्या हुआ? 3/1 क्या होता है? 3 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर 120 डिग्री एंगल है तो दो इमेजेस होगी। सिमिलरली अगर 90 है जो यहां पे पूछा गया था, ठीक है, ट्राई दिस में, तो 90 में क्या होगा? मैं यहां पे जब 90 सब्स्टिट्यूट करूंगा, जीरो के साथ जीरो कट, 9 वन जार 9 फोर जार, 4/1 कितना होता है? 4 माइनस 1 विच इज 3। तो n का आंसर क्या है फॉर्मूले से? 3। n क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या आई? 3। अब नेक्स्ट में 60 दिया हुआ है, 60 सब्स्टिट्यूट करके देखो, जीरो जीरो कट, 6 वन जार 6 सिक्स जार, 6/1 6 माइनस 1 विच इज 5। तो कितनी इमेज बनी? 5। मतलब दो ही मिरर रखे हैं, लेकिन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कम करके 60 डिग्री किया, तो इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा नहीं, इसके बीच में भी अंदर मिरर जैसा कुछ दिखेगा, उसके अंदर ये इमेज दिखेगी। टोटल 5 इमेजेस दिखेगी। ऐसे कर करके आपको सॉल्व करना है। चलो 45 वाला मैं करता हूँ, 30 वाला तुम करना। 45 यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा? मैं 5 में कट कर रहा हूँ, 5 9 जार, ये हो जाएगा 5 7 जार 35, 5 2 जार 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, 8/1 होता है 8 माइनस 1, ये माइनस 1 है दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7।
30 वाला फटाफट से वीडियो पॉज करके इसमें 30 सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताओ क्या आता है, कमेंट्स में अभी के अभी जाके लिखो। कितना आया? 11 आया। देखो यहाँ पे 30 डाला, 0 0 का 3 1 जार 3 12 जार 12/1 होता है 12 -1 विच इज 11। तो 11 इमेजेस। ये आपको रट्टा नहीं मारना, ठीक है, ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूले से आपको हमेशा मिल जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 360 अपॉन एंगल, कौन सा एंगल? दो मिरर के बीच का एंगल, -1। ये -1 अलग से है, ठीक है, ये अलग एक नंबर आता है, उसमें से -1 करने का। आपको दिख रहा है जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जा रही है। पहले 2 थी, फिर 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई। तो क्या हो रहा है? एंगल कम होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये रिलेशनशिप डिस्कस करने बोला था ना उसने, हाउ इज दिस नंबर रिलेटेड टू द मेजर ऑफ द एंगल। चेक इफ द नंबर ऑफ इमेजेस दैट यू ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल्स इज कंसिस्टेंट विद द अबव फॉर्मूले। अगर आपको लैब में, स्कूल के लैब में ऐसे दो मिरर मिल जाते हैं तो चेक करो, 30 डिग्री एंगल रखो बीच में प्रोट्रैक्टर लेके और चेक करो 30 डिग्री में 11 इमेजेस बन रही है क्या। 11 चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 60 चेक कर लो, उसमें 5 इमेजेस आपको दिखेगी, ठीक है, कंसिस्टेंट ही होगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इफ वी कीप द मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल वी सी। पैरेलल रख दिया, एक दूसरे के बाजू में नहीं, सामने सामने पैरेलल रख दिया तो क्या हो जाएगा? आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखेगी। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि सपोज यहां पे एक मिरर है, इधर एक दूसरा मिरर है, उसके बीच में आपको खड़ा रख दिया, ठीक है। आपको इसमें देखोगे ना तो आपको इधर की इमेज दिखेगी, इधर आपको इधर की इमेज दिखेगी, इधर फिर से वो वाली इमेज की इधर इमेज दिखेगी, इधर उसकी इमेज वापस दिखेगी। ये जिंदगी भर चलता रहेगा। तो टोटल आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखेगी। आप अंदर गिनने जाओगे ना तो गिन ही नहीं पाओगे, थक जाओगे गिनते गिनते। ये काफी जगह पे होता है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनके वॉशरूम में आगे पीछे दोनों जगह मिरर होता है, ठीक है, वॉश बेसिन के सामने, बाकी जगह नहीं। वहां पे आप जाके चेक करना ये, तो आपको शायद ये पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है। और जब ये फॉर्मूले में आप देखेंगे ना कि एंगल, दो चीजें जब पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए कि दो चीजें जब पैरेलल होती है तो उनके बीच कोई एंगल नहीं होता, 0 डिग्री होता है एंगल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आप देख लो ना, ये लाइन और ये लाइन है, ये लाइन को घुमा के नजदीक यहां पे लेके आओ तो ऐसे आ जाएगी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री हो गया। तो जब आप एंगल के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आप 360 को 0 से डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर को, नॉर्मल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है? जैसे मैंने आपको ये कैडबरी दी, ठीक है, मैंने आपको बोला इसको 3 लोगों में डिवाइड करो तो आप 3 पीसेस बनाएंगे। अगर मैं बोलूं कि ये सेम कैडबरी को 2 टुकड़ों में करो तो आप ये एक पीस लेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि इसका एक ही में डिवाइड करो तो ये पूरा टुकड़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूं इसको 0 से डिवाइड करो, इसके 0 पार्ट्स बनाओ। होशियारी मार के ऐसे मत बोलना कि मैं पूरी चॉकलेट खा जाऊंगा तो 0 पार्ट्स बचे ना सर, नहीं। 0 पार्ट्स मतलब आपको इसके इतने पार्ट्स कर देने हैं कि जो एक पार्ट आया वो एकदम ही 0 होना चाहिए। तो ऐसे कितने करने पड़ेंगे? हजारों, करोड़ों, बहुत ज्यादा, तो भी नहीं होगा। इन्फिनिटी, इसके इनफाइनाइट टुकड़े करेंगे तब भी आपको शायद नहीं मिले। इसके इनफाइनाइट टुकड़ा करना पॉसिबल हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो टुकड़ा आया उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, जो सबसे छोटा टुकड़ा आया उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। तो आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में जब मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इधर मुझे मिला इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी में से 1 माइनस किया तो क्या फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा आगे, हम देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो फॉर्मूले में भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी जब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल मिरर्स है, तो एंगल 0 होगा और इमेजेस कितनी बनेगी? इन्फिनिटी। मैथमेटिकली भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। और ऐसा मत सोचो अरे ये तो हमारे क्या काम का है, 10th में ही काम आएगा। डिवाइड बाय 0 कुछ भी करोगे तो ऐसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड या कैनॉट बी डिटरमाइंड। कैनॉट बी डिटरमाइंड क्यों? बिकॉज गिन ही नहीं सकते, इसलिए उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमको ये सेकंड का आंसर मिल जाता है। हाउ मेनी इमेजेस? इनफाइनाइट इमेजेस। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट क्या है देखो, इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अभी आजकल तो मिरर है ना काफी सस्ते हो गए हैं, पहले तो मिरर्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे,
तो बड़े बड़े लोगों के घर पे भी, जो बहुत पैसे वाले ना, उनके भी घर पे मिरर इतना छोटा सा ही होता था। वो खुद इतने बड़े होंगे लेकिन मिरर इतना सा होगा। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्कूल में, आपकी टीचर्स भी हो सकता है, अपने पर्स में एक छोटा सा मिरर रखती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये मिरर में जब आप आपका फेस देखोगे तो आपको क्या, आपकी पूरी बॉडी दिखेगी क्या? एक छोटा सा मिरर आपने सामने रखा और आप इतने बड़े हो, ये छोटे से मिरर में आपको आपकी पूरी बॉडी दिख सकती है क्या? नहीं दिखती है। कितनी दिखेगी? तो आप बोलोगे अरे सर डिपेंड्स, मैं तो मिरर में देखे देखूं। नहीं, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि अगर आपको आपकी फुल हाइट देखनी है मिरर में, फुल हाइट, तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, मिनिमम। उससे बड़ा मिरर रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपकी हाइट 4 फुट है, 4 फीट है, तो आपके सामने जो मिरर है उसकी हाइट उससे हाफ तो होनी चाहिए। 2 फीट का मिरर तो होना ही चाहिए। 4 का हाफ 2 होता है ना, तो 2 फीट का मिरर होगा तो आपको आपकी पूरी इमेज दिखेगी। 3 फीट का होगा तो भी चलेगा, 2 तो मिनिमम है। 4 फीट का चलेगा, 10, 100 चलेगा, लेकिन 2 फीट का मिरर मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 4 फीट के हैं, 4 फुट 4 फीट जो भी बोलते हैं, और सामने मिरर 1 फीट का 1 फुट का है, तो आपकी पूरी बॉडी अंदर आपको दिख ही नहीं सकती। क्वेश्चन समझ में आया? स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर फुल बॉडी देखनी है, फुल लेंथ देखनी है, तो मिरर की हाइट मिनिमम हाफ होनी चाहिए, किससे? पर्सन की हाइट से, ठीक है। तो वो अपने आप को देख पाएगा। अब ये प्रूफ करने के लिए यहां पे ये दिया हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स ये ओमिट कर देते हैं। बहुत सारे लेक्चरर्स जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो ये सिखाते ही नहीं है, या फिर सीधा जो लिखा है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं थोड़ा टाइम लूंगा बच्चों एक्सप्लेन करने में, बिकॉज अगर ये आपको समझ में आया ना तो आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। और नहीं समझ में आया, ऐसा है कि नहीं करना है, तो मत करो यार। मैं थोड़ी ना तुम्हारे सर पे बंदूक रख के कर सकता हूँ कि नहीं करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिनको समझना है उनके लिए मैं एफर्ट डाल रहा हूं। मैं पूरा अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन किया है। कुछ देख के समझ में आता नहीं है, ठीक है। मैं पूरा डायग्राम वापस से बनाऊंगा और आपको पूरा समझाऊंगा। तो यहां पे देख लो, मैंने यहाँ पे एक मिरर बना दिया है PQ। ये लाइन बनाने को थोड़ा पक रहा था इसलिए थोड़ी सी लाइन बनाई है, लेकिन मिरर यहां से लेके यहां तक का है, ठीक है। अब इसके सामने एक बंदा खड़ा है, आप खड़े हो, सपोज ये H आपका हेड है और ये F आपका फुट है, ठीक है। मिरर इतना सा ही है। ये लाइन मैंने क्यों बनाई है कि ग्राउंड के ऊपर मिरर यहां से शुरू होता है, नीचे से शुरू नहीं होता है। यहां पे खाली वॉल है। मिरर सिर्फ ये Q से लेके P तक का है, ठीक है। ये PQ मिरर में मैं पूरा, आप अपने आप को पूरा देख पाओ, वो आपको प्रूव करना है कितना हाइट लगेगा मिरर का। तो यहां पे मैं फिर से आपको बता दूं, मिरर यहां तक है, P से लेके Q तक। ये जो NQ है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर मिरर लगा हुआ है। घर पे मिरर थोड़ी ना फ्लोर पे लगा देते हैं, वॉल के ऊपर थोड़ा लगाते हैं ना। और ये सीलिंग से नीचे तक अगर आपको देखना है कि आपकी हाइट के यहां पे मिरर है ही नहीं, ये खाली वॉल है। मिरर यहां से लेके यहां तक का है, ठीक है। सिर्फ इतना सा मिरर है। तो इसमें इमेज कैसे बनती है? इमेज कैसे बनती है इमेजिन करना होना, तो आपके रूम में आप एक छोटा सा पेन देख लो, आपके हाथ में जो पेन है, ठीक है। यार ये पेन शेप नहीं है बेटा। अभी अगर रात को आप ये पेन देखते हो, सारी लाइट्स बंद कर दो, पर्दे बंद कर दो ताकि सनलाइट ना आए, तो ये पेन है ना आपको दिखेगी ही नहीं। जैसे ही आप बल्ब चालू करोगे रूम का, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी, तो वो पेन आपको दिखने लगती है। क्यों? लेट्स से आप यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी आंख है, फनी आंख है मुझे पता है, बट ये आपकी आंख है। आपको क्यों दिखती है ये पेन? बिकॉज ये लाइट यहाँ से गिरती है, उसकी रेज इसके ऊपर आती है और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाती है। और आपकी आंखों में पीछे एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ह्यूमन बॉडी में मैजिक है कि रेटिना करके एक स्क्रीन होती है आपकी आंखों के पीछे, वहां पे इसकी इमेज बनती है और आपको ये पेन दिखने लगती है। बट जैसे ही आप ये लाइट बंद कर देते हो, ये आपकी आंख भी नहीं दिखेगी। बट इमेजिन करो, आपको तो आपकी आंख फील होगी ना। ये लाइट यहां से गिरी नहीं रही है, पेन यहां पे पड़ी है, इस पे कोई लाइट ही नहीं आ रही जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाए, तो आपको ये पेन दिखना ही बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है क्या वो पेन गायब हो गई? नहीं, पेन वहीं पे है, बस आपको दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज रूम में लाइट ही नहीं है। अगर सुबह हुई और सनलाइट आई तो सनलाइट भी इसके ऊपर गिरेगी और आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जाएगी उससे आपको ये पेन दिखने लगेगी। जब बहुत ज्यादा लाइट नहीं होती, थोड़ा अंधेरा होता है, जैसे क्रिकेट मैच में भी टेस्ट जब शाम तक खेली जाती है, तो लाइट कम होती है तो बॉल दिखना बंद हो जाता है बैट्समैन को। क्यों? बिकॉज बॉल क्यों दिखता है बैट्समैन को? बिकॉज सनलाइट या फिर फ्लड लाइट्स, जो स्टेडियम में लाइट्स होती है उसको फ्लड लाइट्स बोलते हैं, वो बॉल पे गिरती है
और बैट्समैन यहाँ पे खड़े होके जब वो बॉल को देखता है तो ये लाइट उसकी आंखों में जाती है और उसको बॉल दिखाई देता है। बट अगर ये लाइट कम हो गई तो ये बॉल उसको नहीं दिखाई देगा और उसके सर पे लग जाएगा। ठीक है, तो लाइट से इमेजेस ऐसे फॉर्म होती है। तो जब आप ये मिरर में देखोगे आपको एक इमेज दिखेगी। क्यों दिखेगी? बिकॉज रूम में लाइट है। ओके, और मिरर इमेज फॉर्म करता है। कैसे होगा? देखो, यहां पे मैंने आपकी आंख बता दी। मैं थोड़ा मिरर भी रीएडजस्ट करके ऊपर, जहां तक का मिरर, देखो मिरर यहां तक की हाइट पे, ठीक है, ऐसे हाइट पे, आंख से थोड़ा ऊपर तक की हाइट पे मिरर है। तो ये मैंने बना दिया मिरर। अभी आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो PQ है ना, मिरर का हाइट जो है वो कितना है, कितना आना चाहिए। जो भी आदमी उसके सामने खड़ा है, आप खड़े हो सपोज, तो आपके हाइट का हाफ तो मिनिमम होना चाहिए। अगर ये 10 फुट का आदमी है, खाली 10 फुट का नहीं है ना, चल इमेजिन कर लो यार 10 फुट का है, तो ये मिरर कितना होना चाहिए? 10 का आधा, 5 फुट का होना चाहिए। तो ही खली अपने आप को पूरा देख पाएगा, नहीं तो खली को सिर्फ उसका सर, पेट या कुछ दिखेगा, फुल तो नहीं देख पाएगा। तो यहां पे H मतलब हेड, F मतलब फुट और E मतलब आईज। अभी इसमें कैसे दिखेगा? रेज जाएंगी, ये H से एक रे जाएगी। देखो मिरर का हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं कि यहां से एक लाइट की रे गई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है ना, अगर लाइट ऐसे गई तो ये नॉर्मल है अपना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी। फिर अगर रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो कैसे जाएगी? देखो ये मिरर का एंड पॉइंट है Q, यहां पे ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ऐसे मत सोचो रिफ्लेक्ट होके इधर कैसे गई, यहां तो मिरर नहीं है यार, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और जब मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलते हैं। आया समझ में? लेट से इन दोनों के बीच में मैं एक मिड पॉइंट लेता हूं। कहां पे लेता हूं? जस्ट ये P के सामने। ठीक है, तो मैंने एक मिड पॉइंट लिया R। ये हेड और आंख के बीच का मिड पॉइंट है, आपके फोरहेड पे कहीं पे है ये। और मैंने कैसे हाइट लिया है? वो मिरर की जो टॉप मोस्ट हाइट है ना, वहां तक लिया हुआ है। तो अगर यहां से रे ऑफ लाइट गई तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जा रही है। 90 डिग्री पे जाती है रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है? वापस वही रास्ते पीछे आती है वो। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहां से अगर लाइट गई तो वापस भी वैसे ही आएगी। फिर मैंने क्या किया? ये जो हाइट है ना, मैंने E और F का मिड पॉइंट ले लिया, और E और F का मिड पॉइंट लिया S। S से अगर कोई लाइट गई तो वो ऐसे गई तो वापस भी ऐसे ही आएगी। आया समझ में? तो ये सारी जो ड्राइंग है यहां मैंने कर दी। क्या किया? मैंने एक पर्सन लिया जिसका हेड, आईज और फुट है। फिर मैंने हेड और आईज के बीच में फोरहेड पे एक मिड पॉइंट लिया और आईज और फुट के बीच में एक मिड पॉइंट लिया। ज्यादा दिमाग मत लगाओ बॉयज, ये मिड पॉइंट आपके पेट के ऊपर है। ठीक है, बेली बटन के यहां पे, तो वहां पे ऐसे आ गई लाइट। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो PQ है ये आपके हाइट का आधा है। ओके, ये जो R है ये हेड और आइज के बीच का मिड पॉइंट है। ये जो S है ये E और F के बीच का मिड पॉइंट है। मतलब मुझे पता है कि ये वाला टुकड़ा E से S तक और S से F तक इक्वल है। मुझे पता है ये मिड पॉइंट से हेड तक और ये मिड पॉइंट से आइज तक, ये वाले टुकड़े भी इक्वल है। ओके, अब ये इमेज कैसे फॉर्म होगी? आपको इमेज कैसे दिखती है? हम लोग ने इसके पहले के एग्जाम्पल में देखा था कि ये जो रेज वापस आ रही है, ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे से आती है। जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपकी इमेज मिरर के पीछे बनती है ना, अंदर, जबकि मिरर के अंदर कुछ होता नहीं है ना, बट आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि आपकी इमेज मिरर के अंदर, मिरर के पीछे है। क्यों? बिकॉज रिफ्लेक्शन के लॉज है। तो आप देखो ये जो रे आ रही है, इसको अगर मैं इमेजिन करूं पीछे ऐसे आ रही हूं, यहां से कहीं से आएगी, फिर वो हो गया अपना H डैश। क्यों? बिकॉज मैंने H डैश तक ही रिफ्लेक्ट करी है। और अगर मैं ये वाली सोचूं तो ये यहां से आएगी रिफ्लेक्ट होके पीछे। अगर मैं उसको नेम दे दूं R डैश, क्योंकि R की इमेज यहां पे बनेगी। आपने इमेज देखा होगा ना, आपके एग्जैक्ट सामने बनती है इमेज पीछे। आप अपने आप को देखो मिरर में खड़े रह के, आपकी इमेज पीछे ऐसे ही दिखेगी आपके हाइट पे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? ये जो S मिड पॉइंट है उसकी भी रेज मैंने अगर रिफ्लेक्ट करके पीछे देखी तो यहां से आ रही है ऐसा लगता है। फिर मैंने ये वाली रे भी देखी तो ऐसा लगता है यहां से आ रही है। ओके, तो आप देखो तो ये आपकी फीट की इमेज है, बिकॉज फीट के हाइट के ऊपर है। तो ये पूरी इमेज यहां पे ऐसी बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। आप ऐसे दिखोगे यहां पे, और पीछे मिरर में भी आपको सेम वैसी ही इमेज दिखेगी, सेम हाइट की। ओके, लेकिन मिरर इतना सा ही है, तो ये मिरर की हाइट कितनी है भाई?
अगर आपको मिरर की हाइट फाइंड करनी है तो क्या मैं बोल सकता हूं मिरर की हाइट जो है पी क्यू वो सेम आर एस जितनी है। देखो ना, ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, तो पी क्यू और आर एस तो इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई पी क्यू जो है, ये बहुत डार्क पेन हो गई यार, पी क्यू जो है इट इज इक्वल टू आर एस बोल सकता हूं। बट आर एस क्या है? आर एस को मैं बोल सकता हूं आर ई प्लस ई एस। ये पूरा टुकड़ा आर एस इज नथिंग बट आर से लेके ई प्लस ई से लेके एस तक टुकड़े किए उसके, क्योंकि आपको समझेगा। तो आर से लेके ई प्लस ई से लेके एस। ओके, अब मुझे बताओ ये आर ई क्या है? ये आर ई और एच आर तो सेम है ना? सेम, पक्का समझ में आया? बट सेम क्यों है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये आर ई जो है ये एच ई का आधा टुकड़ा है, ये एच ई का आधा टुकड़ा, ये आएगा आधा, ये आएगा। तो मैं आर ई को बोल सकता हूं कि भाई तू एच ई का हाफ है। एच ई का हाफ मतलब एच ई अपॉन टू। तो आर ई को मैंने लिख दिया एच ई अपॉन टू प्लस ये ई एस क्या है? ये ई एस, ये एस मिड पॉइंट है ई एफ का, वैसे लिया था ना हमने। तो ये एस जो है मिड पॉइंट है, तो ई एस जो है वो ई एफ का आधा टुकड़ा है, क्योंकि ये और ये इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं ई एस इज नथिंग बट ई एफ का आधा टुकड़ा। ई एफ का आधा टुकड़ा मतलब हाफ ना, डिवाइड बाय टू होता है ना हाफ मतलब, तो वो ई एफ का आधा टुकड़ा है। अब ये दोनों जगह टू है डिनोमिनेटर में, तो मैं टू नीचे कॉमन ले सकता हूं और ऊपर ले सकता हूं एच ई प्लस ई एफ ले सकता हूं ना। ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना ऊपर, नीचे टू कॉमन है। और एच ई प्लस ई एफ क्या है देखो तो सही, एच ई से लेके ई एफ, ये पूरी हाइट हो गई ना, हेड से लेके आंख तक, फिर आंख से लेके पैर तक। एच ई प्लस ई एफ इज नथिंग बट एच एफ पूरी लाइन। तो मैं बोल सकता हूं भाई इसके जगह पे तो मैं लिख सकता हूं एच एफ, ये नीचे काटू ऐसे का ऐसा रहेगा। और एच एफ क्या था? एच एफ तो आपकी हाइट थी, अपॉन टू मतलब उसका आधा। तो जो मिरर की लेंथ है पी क्यू वो क्या ही देखो, आपके हाइट से आधी, हाफ। तो पूरी इमेज आपको दिख रही है। अगर मिरर इससे छोटा हुआ तो आपको आपकी पूरी इमेज नहीं दिखेगी। एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके प्लीज ये देख लो, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? प्लीज देख लो। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट्स की आदत नहीं है, बट थोड़ी आदत डालो ताकि आगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपको समझ में आए। अच्छा, ये जो है ना, ये एरो ऐसा भी है, ये लाइट ऐसे जा रही है वापस भी आ रही है, ठीक है? क्योंकि परपेंडिकुलर जाती है ना, तो लाइट सेम डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है? तो ये हेड और ये फुट, ये एच एफ आपकी हाइट है। ये पीछे इमेज बन रही है, एच डैश मतलब हेड की इमेज आपको इधर दिखेगी, फुट की इमेज आपको इधर दिखेगी, ठीक है? ऐसे करके इमेज बन रही है। आया समझ में? पक्का? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई की इमेज क्यों नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे तो मिरर के एक्सट्रीम पे क्या हो रहा है उससे ही मतलब है, क्योंकि मुझे मिरर की हाइट निकालनी है। टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है वही आंख पे आपको देखना है, तो आंख पे से ऐसे लाइट गई तो वापस वही डायरेक्शन में आएगी, ठीक है? और उसको पीछे चेंज करोगे तो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आंख बन जाएगी आपकी, ई डैश बनेगी ना। आप बोलेंगे अरे नहीं सर मुझे शोल्डर भी बताना है, तो लो भाई शोल्डर, इधर शोल्डर से लाइट ऐसे जाएगी तो वापस उधर ही वापस आएगी, पीछे रिफ्लेक्ट करके देखोगे तो आपका शोल्डर इधर बनेगा। ऐसे हजारों रेज हर बॉडी पार्ट देखोगे तो बनेगी। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मिरर के बीच में क्या हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट है कि मिरर के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, बिकॉज इससे मुझे मिरर की हाइट मिल जाएगी, जो मुझे मिल गई है एच एफ अपॉन टू। एच एफ क्या था? जो भी उसके सामने पर्सन खड़ा है उसकी हाइट डिवाइड बाई टू, मतलब उसकी हाइट का आधा। यही हमको प्रूव करना था। प्लीज रिवाइंड करके देखो, मैं वापस नहीं सिखा रहा क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रिवाइंड करके देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन? तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया था? इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। जो भी पर्सन है उसका हाफ द हाइट का तो मिरर मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो उसको पूरी उसकी तस्वीर दिखेगी ही नहीं, इमेज दिखेगी ही नहीं। तो यहां पे प्रूफ पूरा एक्सप्लेन किया है और ये उसका फिगर बना के दिया है। एक बार बना लो, बहुत सारे स्कूल ये पूछते ही नहीं है, टीचर सिखाती भी नहीं है। मैंने जैसे सिखाया एक बार देखो, और लिखते लिखते एक एक चीज जो मैंने बताया वैसे स्टेप वाइज बनाओ। पूरा डायग्राम ऐसे मत बना देना कि ये बनाया फिर ये बना दिया, ये बनाया फिर ये बना दिया, ऐसे नहीं। जैसे मैंने बनाया ना डायग्राम स्टेप वाइज, पहले ये रे ऐसे आई फिर ऐसे गई,
फिर ऐसे आई ऐसे गई, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लिए मैंने, ठीक है। फिर ये ऐसे आई इधर ही गई, ये ऐसे आई इधर ही गई। फिर मैंने एक साथ ये पीछे ऐसे इधर मिल रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तब जाके ये पूरी इमेज बनी है। ओके, फिर मैंने हाइट पी क्यू ली और उसको सॉल्व किया। आया समझ में? पक्का? ये स्टेप वाइज पूरा कॉपी कर लो। मैंने आपको हर एक चीज बताई है। एनक्यू क्या है? हाइट पे रखा हुआ है मिरर, रूम पे वॉल पे लटकाया हुआ है। ये एमपी क्या है? आपके हाइट से वॉल पे और मिरर की टॉप हाइट का जो डिफरेंस है उतना है। यहाँ पे मिरर नहीं है, सिर्फ वॉल है, लेकिन आप अपने आप को देख सकते हो। अगर आप आपकी हाइट चेक करोगे और मिरर आपकी हाइट से थोड़ा नीचे भी है ना, तो भी आपको आपकी पूरी इमेज दिखती है। चेक कर लेना एक बार। स्कूल के मिरर में कहीं ना कहीं तो आपको ये साइज का मिरर मिल ही जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से। ये डन। तो आते हैं फिर से ये सवाल पे। व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो अगर कोई पर्सन मिरर के सामने खड़ा है तो इमेज कैसे बनती है? ऐसे बन रही है, पूरा जो उसका हाइट है वो पूरी इमेज बनती है, ठीक है। बट एक जो डिफरेंस होता है वो आपको यहां पे नहीं दिख रहा। इमेज लेफ्ट राइट इन्वर्टेड होती है। जो मैंने अल्फाबेट्स में बोला था ना कि अगर डी ऐसे आप उसके सामने रखोगे तो आपको मिरर में ऐसा डी दिखेगा। जब आप मिरर में देख के आपका लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में जो इमेज है ना वो उसका राइट हैंड उठाएगी। लेफ्ट राइट इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मैंने कल भी ये वर्ड यूज किया था। तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें ऐसी इमेज बनती है, जो एग्जैक्ट इधर दिख रहा है सेम चीज उधर दिखती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 फुट के हो तो मिरर में आप 50 फुट के हो जाओगे। आप 38 आपकी, या 38 तो बहुत ज्यादा हो गया, 28 इंचेस आपकी कमर है या 25 इंचेस आपकी कमर है तो मिरर में 25 इंचेस ही आएगी। सेम टू सेम इमेज बनेगी। प्लेन मिरर है बच्चों ये। ओके, बट जो भी इमेज आई उसमें लेफ्ट राइट इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन मतलब जब आपका लेफ्ट हाथ उठाओगे तो मिरर वाले में जो इमेज होगी उसका राइट हैंड उड़ेगा। आप आपका राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में जो इमेज है वो उसका लेफ्ट हैंड उठाएगी। पक्का समझा? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहां पे आंसर कर दिया। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? लेफ्ट राइट इन्वर्टेड। डन। अच्छा, एक और चीज, ये इमेज जो है सेम, अगर ये ऐसा सीधा खड़ा है तो सीधी ही बनती है। ऐसा नहीं है कि यहां पे सर है तो इमेज में यहां पे पैर आएगा और पैर के जगह पे सर आएगा, नहीं, उल्टा इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है। ठीक है, लैटरली इन्वर्ट होती है, मतलब लेफ्ट राइट खाली चेंज होता है, टॉप डाउन चेंज नहीं होता उसमें। डन। तो बच्चों आज का लेक्चर है ना काफी लेंदी हो गया, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा डीप में समझा रहा हूं। बाकी लोग नहीं समझाते इतने डीप में, इसलिए उनका लेक्चर जल्दी से खत्म हो जाता है। मैं आगे के टॉपिक्स जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये लेक्चर में कुछ ज़्यादा, ये जो चैप्टर है उसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बाकी सब बहुत ईजी है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आ जाए। इतने डिटेल में डीप में जाके कोई नहीं सिखाने वाला, सब जो उधर दिया हुआ है रीड करके छोड़ देंगे। ठीक है, मैं डिटेल में जाता हूं इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन एक बार आपने ये वीडियो देख लिया अच्छे से तो आपका ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि बाद में आपको ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो अभी इन्वेस्ट कर लो ना थोड़ा टाइम, है ना, बार बार वही चीज़ पढ़नी पड़े, इससे अच्छा एक बार में ही कर लो। तो आज का लेक्चर 2 यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको एक पेज कराया है, 117 और 118 पे ये वाला पार्ट। ये तो टाइम पास 118 पे, बट ये जो मेन डायग्राम है ये पूरा मैंने ड्रॉ करके आपको करा दिया है। और ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। नीचे बटन है उस पर क्लिक कर दो ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहें। बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट से मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा, एक और चीज, मैं ये सेम नेम योगेश सर्स बैक बेंचर्स के नाम से ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तीनों जगह अवेलेबल हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।